सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, मस्ती बढ़िया चल रही होगी, छुट्टियां बढ़िया बीत रही होगी। तो सभी लोग आ जाइए, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है, बस आज ये चैप्टर फिनिश। गांधी जी अभी कहीं नहीं पहुंचे। गांधी जी को कमिश्नर ने डराने की कोशिश की कि भैया चले जाओ। गांधी जी कहे ना। एसपी साहब ने कहा चले जाओ। गांधी जी कहे ना। एसपी साहब ने कहा नहीं जा रहे तो कोर्ट आ जाओ। गांधी जी कहे हाँ कोर्ट आ जाऊंगा मैं। कोर्ट आने में कोई समस्या नहीं। कोर्ट आने के बाद अब हालत खराब है दो लोगों की। सामने वाले वकील की करना क्या है इनका। जज साहब कह रहे बोले घर जाने दो इनको। अपन इनको परेशान नहीं करेंगे, ये अपने को परेशान नहीं करेंगे। तो उनको कहते हैं आप जमानत ले लो। बोले ना जमानत क्यों, मैं तो सजा लेने आया हूँ। मैं तो मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने गलत किया है। मुझे आदेश दिया गया एक अधिकारी के द्वारा जो लॉफुल अथॉरिटी में है, और उन्होंने कहा कि भाई चले जाओ, और मैंने मना कर दिया ना मैं तो ना जा रहा कहीं, मैं यहीं हूँ, तुम्हारी छाती पे मुंह लड़ूंगा मैं। तो अब जज की भी ये स्थिति है कि प्लीज गांधी जी प्लीज डोंट हैरेस अस, हमें परेशान मत करो, आप घर जाओ, मस्त खाना वाना खाओ, सो आराम से रेस्ट करो। आपको बड़े बड़े काम रहते हैं और बढ़िया आप आराम से अपने देशभक्ति के, समाज सुधार के जो आप काम कर रहे हो, बढ़िया काम करो, घर जाओ काम करो। हमें बस कुछ मत कहना, हमें कुछ मत कहना। हमारे को क्या डर ही लगता है आपके आने से। तो व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट यानी कि कोर्ट जब फिर से शुरू हुई, यानी कि रिसेस का टाइम हो गया था, 120 मिनट की रिसेस ली गई कि 120 मिनट के बाद कार्रवाई शुरू करेंगे। द जज सेड, तो जो वहां के न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि आगे आने वाले कई दिनों तक वे जजमेंट यानी कि जो उनका फैसला है वो नहीं सुना पाएंगे, अपना फैसला नहीं दे पाएंगे। मीनवाइल इसी दौरान ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, उन्होंने गांधी जी को अनुमति दे दी कि जब तक मैं फैसला नहीं सुनाता, जो कि मैं कई दिनों तक नहीं सुना पाऊंगा, गांधी जी स्वतंत्र रह सकते हैं। रिमेन का मतलब होता है रहना। गांधी जी स्वतंत्रता से रह सकते हैं, जहां चाहे आ जा सकते हैं, जो चाहे खा पी सकते हैं, जो चाहे ओढ़ पहन सकते हैं, जो मर्जी हो गांधी जी करो, बस यहां से चले जाओ और मुझे बख्शो। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। और इन सब के दौरान शाम को जब गांधी जी पहुंचे घर, तब तक राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिजमोहन बाबू जी, मौलाना अजहरुल हक साहब और बहुत सारे प्रमुख जो लॉयर्स थे, वकील थे, वो बिहार से गांधी जी के पास आ गए थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। What would they do if he was sentenced to prison? अब इन लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि कई दिनों तक नहीं सुना पाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर गांधी जी को सजा दे दी गई, जेल में डाल दिया गया, तो भैया अपनी आगे की क्या योजना है उसका विचार विमर्श कर लो। कि गांधी जी अगर चले गए जेल में तो क्या करना है, ठीक है। तो गांधी जी ने पूछा व्हाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड, तो गांधी जी ने पूछा क्यों। तो सीनियर लॉयर्स ने, जब गांधी जी ने पूछा कि तुम लोग यहां क्यों आए हो, तो बड़े बड़े जो सीनियर लॉयर्स थे उन्होंने जवाब दिया दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वे उन्हें सलाह देने आए, गांधी जी को सलाह देने आए कि उसके पास लॉ रेमेडीज कौन कौन सी हैं, कानून के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, जिन प्रावधानों से वो बच सकते हैं उसकी सलाह देंगे, साथ ही साथ गांधी जी की मदद करेंगे। इफ ही वेंट टू जेल, अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, और अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो कोई नहीं होगा जिसको एडवाइस देनी पड़े। तो किसी को एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसको एडवाइस देनी थी वो तो जेल में बैठा है। तो हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, हम तो आए हैं आपको सलाह देने। अगर आप जेल चले जाओगे तो ठीक है, फिर हम भी घर चले जाएंगे, हमारे क्या काम है यहाँ पे, ठीक है।
तो व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स? गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने मांग की, किस चीज की मांग की? उत्तर की मांग की कि चलो मान लो मैं तो जेल चला गया, आप मेरे को एडवाइस देने आ रहे थे, तो फिर ये जो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय का क्या होगा? यानी शेयर क्रॉपर जो बटाईदार है उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जिसके लिए मैं यहां आया हूं, जिसके लिए मैं जेल जाने को तैयार हूं, और तुम लोग मुझे जेल से बचाने के लिए सलाह देने आए हो, तो मेन मुद्दा तो बटाईदारों का है, मेन मुद्दा मेरे जेल जाने या नहीं जाने का थोड़ी है। अरे मुझे तो जेल जाना हो तो मैं आज ही चला जाता, तो क्या हो जाता, मेरे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, मैं तो आज नहीं जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, मेरे को तो कभी डाल देंगे उठा के जेल में। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, और लॉयर्स जो है पीछे हट गए इस विचार विमर्श से कि भाई साहब अब इसका क्या जवाब दें। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और गांधी जी जो राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने जो भी परिणाम निकला इस बातचीत का उस पर विचार विमर्श करने लगे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस्ट देमसेल्फ, यानी वकीलों को सबको इकट्ठा करके उनके बीच में ही बातचीत हो रही है, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी जो है वो पूर्ण रूप से एक बाहरी व्यक्ति है, उनका चंपारण से, तिरहुत से, मोतिहारी से कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी पूरी तरीके से एक बाहरी व्यक्ति है, एक अजीब अजनबी व्यक्ति है हमारे लिए। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट, उसके बावजूद भी गांधी जी इन सारे लोगों के लिए, इन सारे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है। अब आई अंतरात्मा की आवाज कि एक बाहरी व्यक्ति आकर के, जो जिसका हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, इन क्षेत्रीय लोगों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो वहां से आया है चल करके, इतनी समस्याओं को झेल रहा है और जेल जाने को भी तैयार है कि भाई इन किसानों के लिए अगर जेल जाना होगा तो मैं जेल भी चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं चला जाऊंगा जेल। तो ये एक अंतरात्मा को झंझोड़ने वाली बात है ना। तो यहां पर वो कहते हैं कि भाई उनके लिए, किसानों के लिए एक बाहरी आदमी जेल जाने को तैयार है इफ दे, और वहीं पर वे दूसरे जो वकील लोग हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीसेंट्स। ना केवल ऐसा है कि ये जो वकील लोग आए हैं ये इसी जिले के आसपास के एडजॉइनिंग यानी लगते हुए आसपास के जो जिले हैं उनके निवासी हैं, और हमेशा से यह वकील दावा करते आए हैं कि हमेशा हमने इन गरीब किसानों की क्या की है, सेवा की है, ऐसा दावा करते हैं। शुड गो होम, क्या इस तरीके से वकीलों को घर चले जाना चाहिए? इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक पलायन होगा कि भैया केवल हमारे को कोई मतलब नहीं है, गांधी जी देखो हम आपको सलाह देने आए हैं, आपको जेल नहीं जाना है तो कैसे हम आपको जेल जाने से बचा सकते हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद जी सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं और सारे वकीलों को इकट्ठा करके बात करते हैं कि निकम्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ऐसा आदमी जिसका चंपारण से, तिरहुत से, मोतिहारी से कोई लेना देना नहीं है, वो इन गरीब किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है। और अपन जो कहते हैं कि भाई हमने हमेशा से गरीबों की, किसानों की सेवा की है, हम हमेशा से किसानों के साथ खड़े रहे हैं, हम ये जवाब दे रहे हैं कि भाई अगर आप गांधी जी आप जेल चले जाओगे, हम घर चले जाएंगे। शर्म ना आती थोड़ी सी? तो कितनी शर्मनाक बात होगी, है कितनी शर्मनाक बात होगी कि ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि हम तो घर चले जाएंगे। तो ऐसा कि भाई अपने सामने एक बड़ा युद्ध है, उस युद्ध को लड़ने की बजाय हम जेल चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, सॉरी जेल क्यों जाएंगे, हम तो घर चले जाएंगे। बोले आप जेल गए हम घर जाएंगे, हमारे क्या काम है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और इसी बात को लेकर के, इसी विचार विमर्श को करके वो वापस गांधी जी के पास जाते हैं, वेंट बैक होते हैं। टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू इनटू जेल, और वे गांधी जी से जाकर कहते हैं कि भैया हम आपके साथ जेल चलने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी, हम तैयार हैं, हम आपके साथ आपके पीछे पीछे जेल आ जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, और इसी विस्मय के साथ, इसी भावावेश के साथ कहते हैं गांधी जी कि आज चंपारण का जो युद्ध है उसे जीत लिया गया। क्यों जीत लिया गया? क्योंकि अब तक सिचुएशन ये थी, पीसेंट्स पिस रहे हैं,
वकील उनकी मदद करने के नाम पर केवल उनको फीस बता देते हैं। तो वकीलों में और पीसेंट्स में ये जो अंतर था, दोनों अलग अलग थे। आज गांधी जी ने महसूस किया कि अब ये दोनों एक हो गए, अब ये साथ में हैं। अब वकीलों के मन में ये आ गया कि भाई इनको न्याय दिलाने के लिए, इन किसानों को न्याय दिलाने के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तब गांधी जी कहते हैं कि अब हम चंपारण का जो युद्ध है वो जीत गए हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद गांधी जी एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। एक कागज लेते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उस पर दो दो वकीलों के नाम लिखते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, दो दो वकील जाएंगे कोर्ट में जाके कि लो साहब आपने गांधी जी को अरेस्ट किया, हमें भी अरेस्ट कर लो। सुबह 2 जने गए, फिर दोपहर शाम तक फिर 2 जने गए, फिर अगले दिन 2 जने गए, फिर उसके अगले दिन 2 जने गए। तो डेली रोज खबर बननी चाहिए, रोज लोगों को पता चलना चाहिए कि आज इन 2 वकीलों ने सरेंडर किया है गांधी जी के पक्ष में, फिर अगले दिन पता चले आज इन 2 वकीलों ने सरेंडर किया है गांधी जी के पक्ष में। आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर ये हो जाता ना, जेल में लोगों को रखने के लिए जगह नहीं बचती। क्योंकि जैसे ही ये वकील, अगर ये 5 दिन भी वकील अगर ये चीज चला लेते ना, पीछे से किसान आ जाते 5-5, 10-10 के जोड़ों में कि 5 किसान साहब हमें भी अरेस्ट कर लो, हम भी गांधी जी के साथ हैं। फिर अगले दिन 5-7-10 किसान हमें भी अरेस्ट कर लो। 15 दिन में तो ऐसी कंडीशन हो जाती कि हजारों लोग खड़े होते कि हमें अरेस्ट करो, हम गांधी जी के साथ हैं। ये था गांधी जी का, जो कहते ना, गांधी जी की जो राजनीति है वो प्रेरक राजनीति है, वो सामने वाले व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। गांधी जी ने जब दांडी मार्च करने का निर्णय लिया था, गांधी जी ने पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं करवाई थी कि सब आ जाओ चलो दांडी मार्च पे चले। गांधी, मैं जा रहा हूं, मेरे कुछ अनुयायी हैं, हम लोग कर रहे हैं दांडी मार्च। समाज के लोगों ने अपने आप से पूछा कि हमें क्या करना है। उन्होंने गांधी जी से पूछा होगा कि गांधी जी हमारे लिए, तुम्हारी मर्जी हो जो करो यार, मैं तो मेरी दांडी मार्च पे निकला हूं, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो। सारी भीड़ लग गई गांधी जी के साथ, हम भी जाएंगे, हम भी करेंगे दांडी मार्च। तो बड़ी प्रेरक राजनीति थी उनकी कि वो लोगों को प्रेरित कर देते थे कुछ करने के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्पोकन का बैच चल रहा है ना, स्पोकन के बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब मैं बोलता हूँ ना कि चलो इन सेंटेंसेस का रिपीटेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है बोलने की, नहीं करते। अब वो नहीं करते तो ना करें भाई। मैं क्लास में बैठा बैठा खुद ही सेंटेंस बनाता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, सेंटेंस बनाता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि जिसने 3 दिन नहीं बनाए होंगे ना, चौथे दिन उसका ही मन हो जाएगा, बोले यार फालतू बैठे बैठे क्या करें, सर तो सेंटेंस बना ही रहे हैं, अपन भी बना ही लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे आप दूसरे लोगों को प्रेरित कर देते हैं कि भाई ये तो कर ही रहे हैं, हम करें चाहे नहीं करें, सर तो कर ही रहे हैं, सर को तो 30 तारीख तक करना ही है ये काम, तो सर तो 30 तारीख तक करेंगे। अब बात यह है कि हम चाहे सर के साथ करें चाहे नहीं करें, ये हमारा निर्णय है। तो अपने आप उनके निर्णय में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, कि हम भी कर ही लेते हैं, ये फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये उन्होंने प्लानिंग करी कि भाई 2-2 के जोड़े में जाएंगे और गिरफ्तारी देंगे। बोलो हाँ कि ना। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, एक लिखित संदेश गांधी जी को प्राप्त हुआ फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश के यहां से, इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी उस राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे आजकल राज्यपाल होते हैं, तो उस समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हुआ करते थे। तो जो राज्यपाल थे, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने आदेश दिया है कि इस केस को समाप्त कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मॉडर्न इंडिया के अंदर मतलब कब, आधुनिक भारत में, उस समय का जो भारत था वो आधुनिक भारत था। अब हमारे लिए जो अभी का भारत है वो अब आधुनिक है। उस समय का जब गांधी जी ये कर रहे थे, उस समय का भारत उनके लिए आधुनिक भारत था। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई थी, पहली बार। कोई समझा सकता है कैसे पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई? अगर गांधी जी से केस हटा दिया, गांधी जी का केस समाप्त कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत कैसे हो गई? ऐसे हो गई क्योंकि गांधी जी ने विनम्रता पूर्वक लिख करके दिया था। जब लेफ्टिनेंट का जो ड्राइवर था आया था ना गांधी जी को समन देने के, साहब आपको तिरहुत छोड़ के जाना है, तो उन्होंने उस पर लिख के दिया था कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। और यह पालन ना करना, इसे कहते हैं सिविल,
यानी सभ्यतापूर्वक तरीके से, विनम्रतापूर्वक, अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करना, और उस चीज की जीत हुई थी। क्योंकि उसके बहुत सारे परिणाम गांधी जी को झेलने पड़ सकते थे, लेकिन परिणाम अंततः ये निकला कि कोर्ट ने उन पर लगे हुए सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया, और वो बात वहीं पे खत्म हो गई। और इस तरीके से गांधी जी ने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया और फिर भी उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी सबसे पहले जीत यहां पर हुई थी। एक समय में हुआ था मंगल पांडे के टाइम में, जब वो कारतूस मुंह से फाड़ करके और बंदूकों में भरने पड़ते थे गोलियां और बारूद को, तो उस समय में भी मंगल पांडे और उनके साथियों ने मना किया था कि भाई हम भी इन गोलियों का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे, जब उनको पता चल गया था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है पानी से, वर्षा इत्यादि से बचाने के लिए। ठीक है, तो उस समय में भी एक सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, लेकिन उसको उस तरीके से बताया नहीं जाता इतिहास में। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट a far-flung inquiry into the grievance of the farmers। गांधी जी और जितने भी लॉयर्स थे, जितने भी वकील थे, प्रोसीडेड यानी अब वो आगे बढ़ करके, यानी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कंडक्ट करने लगे, यानी कि प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने लगे, अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगे। फार फ्लंग यानी कि एक व्यापक इंक्वायरी करी उन्होंने, व्यापक तरीके से, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से पूछताछ करी, और जो भी ग्रीवियंसेस थे, शिकायतें थी फार्मर्स की, उसका डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीसेंट्स वर रिटर्न डाउन, और बयान या साक्ष्य जब लिए गए तो लगभग 10,000 की संख्या में किसान निकल के आए जिनके साथ अत्याचार हुआ था। उन्होंने लिख करके अपने बयान, 10,000 किसानों ने अपने लिख करके बयान दिए, उनके नोट्स बनाए गए, टिप्पणियां लिखी गई, दूसरे एविडेंसेस जो थे, दूसरे जो साक्ष्य थे, गवाह थे, उन पर बात की गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी अभिलेख थे, उनको इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी, और पूरा का पूरा क्षेत्र कांप गया था जिस गति से, जिस तरीके से काम हो रहा था। सबको लग रहा था भाई अब तो कुछ बड़ा ही होने वाला है, कुछ तो बड़ा होगा, राइट। ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी जांच करने वाले लोग थे, उनकी गतिविधियों से, एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और ये सारी जो गतिविधियां चल रही थी, तो जितने भी जमींदार लोग थे वो जम करके इसका विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जम करके जो सारी प्रक्रिया चल रही थी ना, कि गांधी जी आ गए, यहां पर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, इनकी शिकायतें लिख रहे हैं, अब हमारे ऊपर कोर्ट केस होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो पुरजोर तरीके से गांधी जी का विरोध कर रहे थे कि गांधी जी ये गलत कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को बरगला रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को अलग करना चाह रहे हैं हमसे। तो ये इस तरह की चीजें वहां पर जमींदार लोग करने लगे। इन जून में गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जून के अंदर गांधी जी को बुलाया गया। किसने बुलाया? सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही राज्यपाल थे। कहां के? उधर की, चंपारण के। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और इससे पहले कि वो सर एडवर्ड से मिलने जाते, गांधी जी जो है, प्रमुख जो उनके सहयोगी थे, उन सबसे मिले। फिर से उन्होंने डिटेल में पूरा प्लान बताया कि भैया अगर मान लो इन केस मैं वहां जाता रहूं, वहां बात कुछ ऐसी हो जाए, बात कुछ ऐसा मोड़ ले ले के हैंड टू हैंड ही मेरे को जेल भेज दे कि भैया वापस तुमसे मिलने का या बात करने का मौका ना मिले। एंड अगेन लेड डिटेल प्लान, और फिर से विस्तृत तरीके से उन्होंने योजना पर विवेचना की, डिस्कशन किया फॉर सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। अगर वे वापस लौटकर नहीं आते हैं, अगर गांधी जी वापस लौटकर नहीं आते हैं, वहीं से उनको जेल भेज दिया जाएगा, तो फिर वो आगे ये सारा मुद्दा जो इतनी मेहनत करी है सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्हें क्या करना है, बाकी लोगों को सब बता दिया गया। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, गांधी जी के 4 लंबे समय तक उनकी बातचीत हुई गांधी जी की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। तो 4 बार लंबी बैठ के हुई, 4 बार बहुत विस्तार में बातचीत हुई गांधी जी की और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं उनकी। और जब इनकी बातचीत हुई
तो उससे लेफ्टिनेंट गवर्नर को गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि भैया आप, और उसका परिणाम क्या निकला गांधी जी के कन्विंस करने से? उसने नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया? एक आधिकारिक आयोग को नियुक्त किया जो इंक्वायरी यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्या जांच पड़ताल करनी थी? इनटू द शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, कि शेयर क्रॉपर्स की क्या स्थिति है उसकी जांच करके हमें रिपोर्ट दीजिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीसेंट। तो इस बैठक में, इस आयोग में मुख्य रूप से 3 लोग थे। एक तो कौन था? एक तो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, और तीसरे गांधी जी खुद थे। तो गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे जो उन पीसेंट्स का, यानी कि उन किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी कि किसानों की बात रखने के लिए गांधी जी अकेले थे वहां पर उस मंडल में, और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे सरकार का पक्ष रखने के लिए, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे जो चंपारण में क्या चल रहा है, जमींदार लोग भी अपना पक्ष वहां पर रख सकें। तो इस तरह से उस कमीशन या उस आयोग का गठन किया गया। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी जो है चंपारण में रहे शुरुआती समय से लेकर के लगातार 7 महीनों तक वो वहां रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। और बाद में वो चंपारण आते जाते रहते थे, कभी 2 दिन के लिए आ गए, कभी 5 दिन के लिए आ गए, कभी 3 दिन के लिए आ गए, कभी 4 दिन के लिए आ गए। शॉर्ट विजिट जो है गांधी जी उसके लिए भी आते जाते रहते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीसेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज। और ये जो विजिट थी, ये जो यात्रा थी, ये यात्रा बिना गंभीरता के, मतलब कैजुअली गांधी जी को लगा कि यार चलो यार चलते हैं, एक बार देख करके आएंगे, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, देख के आए, 2 4 5 दिन की बात होगी, छोटी मोटी समस्या होगी, जाके 5-10 मिनट बात करेंगे, हो जाएगा, कलेश खत्म, कोई बड़ी बात नहीं। तो गांधी जी ने एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना को स्वीकार करके बिना किसी गंभीरता के कैजुअली सामान्य माइंडसेट से वो वहां चले गए थे कि भैया बात करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हें लगा कि ज्यादा से ज्यादा, उनका अनुमान था कि कुछ दिनों का समय लगेगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। और उसी घटना ने गांधी जी के जीवन के 1 साल का समय ले लिया था। तो गांधी जी को पहले लगा कि छोटा मोटा मुद्दा होगा, देख लेंगे क्या है? लेकिन बाद में पता चला कि ना, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। गांधी जी का लगातार 7 महीने का समय लगा, और फिर कुछ कुछ अंतराल पर गांधी जी आते रहे वापस चंपारण, उसमें उनके जीवन का लगभग 1 साल का समय लगा। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। और ये जो आधिकारिक तौर पर जो पूछताछ हुई, जो इंक्वायरी की गई, जो जांच पड़ताल की गई, उसमें असेंबल्ड क्या इकट्ठा हुआ? बुरी तरह से हराने वाला एक एविडेंस, सबूतों का ढेर खड़ा हो गया। और ये सबूतों का ढेर किसके खिलाफ था? तो ये था बिग प्लांटर्स, यानी बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनके खिलाफ थे ये सारे सबूत। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड। और उन्होंने, जब जमींदारों ने इन दस्तावेजों को देखा, साक्ष्यों को देखा, तो उन्होंने स्वीकार किया इन प्रिंसिपल, सिद्धांतिक तौर पर, टू मेक रिफंड्स टू द पीसेंट्स, कि हाँ साहब हमने गलत किया है, हम किसानों का पैसा वापस लौटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाउ मच मस्ट वी पे? तो यहां पर जमींदार लोग तैयार हो गए कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, बस अब सवाल यह है कि हमें कितना पैसा देना है, कितना पैसा लौटाना है। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने ये बात गांधी जी से पूछी। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। तो जमींदारों ने सोचा कि गांधी जी जो है वो मांग करेंगे रीपेमेंट, पुनर्भुगतान करने की, इन फुल ऑफ द मनी, जितना पैसा लिया है पूरा वापस दो। which they had illegally and deceitfully extorted, जिसे उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और धोखा देकर के, धोखाधड़ी देकर के एक्सट्रॉट किया है, उनसे प्राप्त किया है। एक्सट्रॉट करने का मतलब वैसे होता है छीनना। तो जो छीना है पैसा जमींदारों ने, उनको लगा गांधी जी कहेंगे पूरा पैसा 100% रिफंड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो उन्होंने
शेयर क्रॉपर से छीना था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, केवल 50% लौटा दो, जितना तुमने लिया है उसका आधा दे दो। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड जे.जी. हॉज। तो रेवरेंड जे.जी. हॉज जो है उन्होंने ये बात लिखी है कि वहां पर वो बहुत ही अड़िग नजर आ रहे थे। एडमेंट का मतलब होता है अड़िग, जिद्दी, ऐसे कि भाई साहब 50 तो देना पड़ेगा, मतलब 50 से नीचे कोई बात नहीं, 50 देना पड़ेगा। गांधी जी ने स्वभाव में वो चीज दिखाई कि भाई 50 से नीचे मैं नहीं मानूंगा। और ये कौन थे? जे.जी. हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी थे जो चंपारण में थे, जिन्होंने इस पूरे के पूरे एपिसोड को, चंपारण वाली पूरी घटना को बहुत करीब से देखा था। क्लोज रेंज का मतलब है करीब से देखना। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंड ऑफ 25%। और वे सोच रहे थे कि शायद तक गांधी जी यहां पर मानेंगे नहीं, गांधी जी यहां पर हथियार नहीं डालेंगे उनके सामने। इसी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, यानी कि जमींदारों की तरफ से जो लोग बात करने आए थे, उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने सामने प्रस्तुत किया कि हम रिफंड तो कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंतिम सीमा कितनी करेंगे। पहले वो सोच रहे थे 100% मांगेंगे, गांधी जी ने कहा 50% दे दो, इन्होंने ऑफर किया कि 25% तक देंगे। सबको लग रहा था गांधी जी इतने जिद्दी हो रखे कि अब देखना ये मुद्दा यहां पर फेल हो जाएगा, अब सारा मामला फेल हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, अब इसमें दिक्कत आएगी, अब इसमें परेशानी आएगी। क्यों आएगी दिक्कत या परेशानी? क्योंकि भैया 25% जो है वहीं तक ये देना चाह रहे हैं, और गांधी जी ने कितना मांगा है? तो गांधी जी ने मांगा है 50%। तो गांधी जी ने मांगा 50% और ये देना चाह रहे हैं 25%, इसका मतलब है मामला अटक गया। अब गांधी जी अपनी बात से हटेंगे नहीं, गांधी जी कहेंगे ना मैं तो 50 लूंगा, ये 25 से ज्यादा देंगे नहीं, अब मामला अटक जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा किसानों को। एंड टू हिज अमेजमेंट, और जैसे ही 25% वाली बात आई तो जो 25% का ऑफर देने वाला व्यक्ति था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी जी ने उसकी बात को यथावत मान लिया। गांधी जी ने उनके शब्दों को यथावत लिया। यथावत लिया मतलब जैसा उन्होंने कहा वैसा गांधी जी ने ले लिया। बोले 25% डन, कोई बात नहीं, चलो 25% ही दो। सबको पहले लग रहा था गांधी जी जिद्दी हो रखे हैं, मानेंगे नहीं 50 से नीचे, लेकिन जैसे उन्होंने कहा 25 डन, खत्म करो। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस तरीके से उन्होंने जो डेडलॉक था, जो फंसी हुई सिचुएशन थी, उसको सॉल्व कर दिया। वरना यहां पर क्या होता कि गांधी जी जीत के भी हार जाते। ठीक है। द सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनैनिमसली बाय द कमीशन, और इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया बिना किसी विरोध के। कमीशन यानी वह जो आयोग गठित हुआ था, उस आयोग ने बिना किसी समस्या के इस समझौते को मान लिया। गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। गांधी जी व्याख्या करते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि जो पैसा मिल रहा है रिफंड में, पुनर्भुगतान में जो पैसा मिल रहा है वो कम महत्वपूर्ण था, बजाय इस तथ्य के कि लैंडलॉर्ड जो हैं वो ऑब्लाइज्ड थे, वो मजबूर हो गए थे कि उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और आत्मसमर्पण किस चीज का? पार्ट ऑफ द मनी, उस पैसे का भाग भी देना पड़ेगा, और पैसे के साथ साथ विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उन्हें अपने आत्मसम्मान का भी कुछ भाग यहां पर किसानों को देना पड़ेगा। भाई साहब, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कहीं जाकर के अगर आप बहुत माने हुए जमींदार आदमी हो, करोड़पति अरबपति हो, वहां जाकर के अगर आप 100 जनों के सामने बोलते हो ना कि हाँ मैंने इन किसानों से गलत तरीके से डिसाइडफुली धोखा दे करके मैंने इनका पैसा हड़पा है और इसलिए मैं ये पैसा वापस लौटा रहा हूं, तो केवल पैसा नहीं आता है, उस आदमी की इज्जत भी आती है साथ में। कि अब जमाने भर में सारे लोग उसको देखें गरीब किसानों का पैसा खाने वाला ही, इसने माना है वहां पे आयोग में बैठ के कि हाँ हम लोगों ने धोखा दे करके और गरीब किसानों का पैसा छीना था। समझ में आ रही बात?
तो इसलिए गांधी जी 25% पर मान गए कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जमींदार लोग मान रहे हैं कि हमने किसानों के साथ गलत किया है, यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। Therefore, इसीलिए एज फार एज द पीसेंट्स वर कंसर्न, जैसा कि पीसेंट्स किसानों की जो चिंता थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव द लॉ। तो प्लांटर्स के साथ, प्लांटर्स जो थे इन गरीब किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे, इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे कि वो कानून से भी ऊपर हों। ये जो लैंडलॉर्ड्स थे इनका व्यवहार कैसा था किसानों को? कानून क्या, कुछ नहीं, सब अपने अकॉर्डिंग है, मस्त रह तू। पहली बार किसानों को ये महसूस हुआ होगा कि नहीं भाई साहब, ये किसान, ये जो बैठे ना जमींदार वगैरह, ये भी कानून से ऊपर नहीं है। पहली बार वहां के लोगों को ये महसूस हुआ। नाउ द पीसेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्न्ड करेज। और अब किसानों ने देखा पहली बार कि उसके पास उसके अधिकार हैं, उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसकी रक्षा करने वाले हैं। ही लर्न्ड करेज, और इस तरीके से उसने साहस को सीखा, साहस को जाना कि भैया साहसी बने रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और जैसे जैसे घटनाएं घटित हुई उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को उचित ठहराया। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडेंट देयर स्टेट्स, और कुछ ही समय में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने खाली छोड़ दिए, त्याग दिए अपने एस्टेट्स को। मैंने बताया था ना कि ये छोटा सा घर है, इसके आसपास की 50 बीघा जमीन इस घर वाले की है, और इसमें जो अंग्रेज अधिकारी रहेगा उसी का इस पर अधिकार रहेगा। ये ऐसे ही थे ना स्टेट्स, मैंने बताया था बना करके। तो भैया यहां पर ये जो स्टेट्स वाले लोग थे ये स्टेट छोड़ करके चले गए, विच रिवर्टेड टू द पीसेंट्स, जो कि वापस मूल रूप से जिन किसानों के खेत थे उन किसानों को ही दे दिए गए। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की जो प्रथा थी वो प्रथा पूरी तरीके से गायब हो गई थी। अब इंडिगो की किसी प्रकार से शेयर क्रॉपिंग नहीं हो रही थी, बंटवारा खेती नहीं हो रही थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। किस चीज से? अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। बड़ी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन से, बड़े बड़े राजनीतिक जो समाधान है या बड़े बड़े आर्थिक जो समाधान है, गांधी जी अपने आप को कभी भी उन चीजों से संतुष्ट नहीं कर पाते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्होंने देखा कि मेन समस्या यह है कि यहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है। कैसे वहां के जमींदारों की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने इन गरीब किसानों का अधिकार छीन लिया या इनको बहुत ज्यादा परेशान किया? तो उसका कारण गांधी जी क्या कहते हैं कि यहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है। चंपारण के गांवों में वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो तत्काल प्रभाव से इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने निवेदन किया, अपील किया शिक्षकों से कि आओ और इन्हें पढ़ना लिखना सिखाओ। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work। और महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो जो युवा लोग थे, जवान लोग थे, जिन्होंने अभी अभी गांधी जी का साथ पकड़ा था, उनके शिष्य के तौर पर वे और उनकी पत्नियां आगे से उन्होंने पेशकश की, वॉलंटियर किया कि साहब हम, आप आज्ञा दे तो हम इन्हें पढ़ाने लिखाने का काम करना चाहेंगे। हम अपने आप को आपके सामने लाए हैं कि भैया आप हमें मौका दीजिए कि हम ये काम करें आपके लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और बहुत सारे लोग आए। कहां से? बॉम्बे से आए, पूना से आए, और दूसरे दूरस्थ जो सुदूर स्थान वाले, जो दूर के स्थान वाले लोग थे वो भी आए। पार्ट्स ऑफ द लैंड, यानी कि भारत भूमि के अलग अलग कोनों से लोग उठ करके वहां पर आए, और वहां पर आकर के उन्होंने वहां के लोगों के जीवन के लिए, समाज के लिए काम किया। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से आ गए। सो डिड मिसेस गांधी, तो मिसेस गांधी जो है वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, कस्तूरबाई जो है उन्होंने आश्रम के जो नियम हैं स्वच्छता को लेकर के, अपने आप को साफ कैसे रखा जाए,
क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में कैसे पर्सनल यानी कि निजी स्वच्छता कैसे रखी जाए, आश्रम के नियमों को उनको सिखाया। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और किस प्रकार से समुदाय में या समाज में स्वच्छता को बनाए रखा जाता है उसके नियम भी सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और वहां के जो लोग थे उनकी स्वास्थ्य स्थिति या स्वास्थ्य संबंधित जो परिस्थिति थी वो भी बहुत ज्यादा दयनीय अवस्था में थी, बहुत खराब थी, वहां के लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर, गांधी जी एक डॉक्टर को भी लेकर के आए कि वो निशुल्क सेवा दे अपनी तरफ से। हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, और डॉक्टर ने को वहां कितने महीने के लिए बुलाया गया कि 6 महीने तक आप यहां रुक करके यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य ठीक करो। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, केवल 3 दवाइयां थी, कस्टर ऑयल अरंडी का तेल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, तो ये 3 थी, सल्फर था क्रीम लगाने के लिए, मलहम था, और उसके अलावा कस्टर ऑयल था। ठीक है, एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जबान के ऊपर एक सफेद सी परत जम जाती है, आपने कभी देखा हो तो, है ना, अगर किसी भी इंसान की ऐसी जबान हो जिस पर सफेद सफेद एक मैल जम गया हो, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कस्टर ऑयल, तो उसे कस्टर ऑयल की को पिलाया जाता था, उसकी जबान साफ हो जाए। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कस्टर ऑयल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे मलेरिया का बुखार हुआ हो उसे कुनैन भी दिया जाता था और कस्टर ऑयल भी दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी चमड़ी पर फोड़े फुंसी हो गए हो, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कस्टर ऑयल, तो उसे ऑइंटमेंट दिया जाता था और साथ में कस्टर ऑयल दिया जाता था लगाने के लिए। गांधी नोटिस्ड, गांधी जी ने ध्यान दिया, द फ्लिटी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लोथ्स, कि भाई यहाँ की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के कपड़े पहनने की स्थिति बहुत खराब है। अब गांधी जी तो पुरुष हैं, जाकर के एकदम से महिलाओं से उनके कपड़े की जो बात है कैसे एकदम से कोई पुरुष जाकर के किसी महिला को कैसे कह सकता है। ठीक है, ही आस्क्ड कस्तूरबाई, वो कस्तूरबाई के पास गए और उन्होंने कस्तूरबाई को कहा टू टॉक टू देम, कि जाके उन महिलाओं से बात करो उनके कपड़ों के बारे में। वन मोमेंट टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, और एक औरत उनमें से कस्तूरबाई को अपने छोटी सी एक झोपड़ी में ले गई और वहां जाकर के कहा, देखो देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड, यहां कोई बक्सा या अलमारी नहीं है। हियर फॉर क्लोथ्स, यहां पर हमारे पास कपड़े रखने के लिए ना तो कोई बक्सा है ना कोई अलमारी है। क्यों नहीं है? द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, क्योंकि जो साड़ी मैंने अभी पहन रखी है ना, मेरे पास केवल ये एक ही साड़ी है, इसलिए हमें कपड़े रखने के लिए ना बक्से की जरूरत पड़ती है ना अलमारी की, क्योंकि हमारे पास कपड़े ही नहीं है, हमारे पास कपड़े हैं ही नहीं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, वो इतने लंबे समय तक जो चंपारण में बने रहे गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, एक दूरी से ही उन्होंने नजर बनाए रखी आश्रम में भी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन, वो लगातार निर्देश भेजते रहते थे बाय मेल यानी कि पत्र लिख करके, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और आर्थिक लेखा जोखा मांगते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches. तो एक समय आया कि उन्होंने कहा कि भाई पहले के समय में क्या होता था, जैसे अभी अपने वॉशरूम्स होते हैं वैसे नहीं होते थे, कहीं पर भी एक गड्ढा खोद दिया जाता था गहरा, और उसी के आसपास बैठ करके लोग शौच करते थे, है ना। तो गांधी जी को यह भी ध्यान रहता था कि कितने लोग हैं, कितने गड्ढों में शौच कर रहे हैं, तो लगभग कितने समय में वो गड्ढे भर जाएंगे गंदगी से। तो गांधी जी उनको लिख करके संकेत भेजते थे कि भैया उन गड्ढों को भर दो अब, और उसकी जगह नए गड्ढे खोदने का समय हो गया है। ठीक है, ऑइंटमेंट का मतलब एक तरह की क्रीम होती है, अपने जैसे कट वगैरह लग जाता है तो अपन लगाते हैं ना क्रीम, वो ऑइंटमेंट क्रीम कहलाती है। एंड डिग न्यू वंस, और उन्हें नए गड्ढे खोदने होंगे, अदरवाइज नहीं तो द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुराने गड्ढों में से गंदी बदबू आने लगेगी। The चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण की जो पूरी घटना है, रेसिडेंट्स का मतलब निवासी, चंपारण की ये पूरी जो घटना है, ये घटना गांधी जी के जीवन को, इस घटना ने बहुत एक बड़ा मोड़ दिया था। What I did, गांधी जी एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने बहुत सामान्य सी चीज की। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मैंने ये घोषणा कर दी कि अंग्रेज जो है वो मुझे आदेश नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना है अपने ही देश में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां जाना है कहां रहना है। अंग्रेज जो हैं वो मुझे इस
बारे में आदेश नहीं दे सकते, सिंपल सी बात। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण की शुरुआत एक अवहेलना के कार्य से नहीं हुई थी। इट ग्रो आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस। बस ये जो घटना थी भाई, देखो चंपारण में कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने नहीं गया था कि भाई मुझे तो चंपारण जाके सविनय अवज्ञा, कोई परिस्थिति ऐसी बन गई कि अपने आप ये आंदोलन निकल के सामने आ गया। तो एलिवेट यानी कि मैं वहां गया था कि जो बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर्स में जो गरीब किसान हैं उनकी परेशानी को हटाने के लिए, दूर करने के लिए गया था मैं। तो दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही विशिष्टता थी गांधी जी की काम करने के पैटर्न की। हिज पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति की, वर इंटरवेंट विथ प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियन। तो गांधी जी की जो राजनीति थी वो बहुत ही व्यवहारिक थी और लोगों की रोजमर्रा की जो समस्या है, रोजमर्रा की जो परेशानी है उससे जुड़ी हुई थी। जैसे कि मैं नाम तो भूल गया, अभी रिसेंट के ही कोई राजनेता हैं, उनका जीवन में पढ़ रहा था। तो मतलब उन्होंने वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं कुछ नहीं करता था यार, मेरे पास देखो शाम को काम नहीं होता था ज़्यादा, तो मैं मेरे गाँव में पढ़ा लिखा था, अच्छा पढ़ा लिखा था। तो शाम को जैसे 5, साढ़े 5, 6 बजी और मैं जाके चौपाल पर बैठ जाता था, कभी किसी के घर जाके बैठ जाता, कभी किसी के घर जाके बैठ जाता, कभी किसी के घर जाके बैठ जाता है। तो कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ अपनी समस्या बताता रहता, मैं समस्या का समाधान करने लगा। कोई कहता कि साहब नगर निगम में हमारा कोई कागज अटका हुआ निकल नहीं रहा, ठीक है कल मेरे साथ चलना, मैं जाऊंगा शहर नगर निगम, देखते हैं क्या अटक रहा है। वो वहाँ जाते, नगर निगम का काम करवा देते। कोई कहता है कि साहब मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ चलो ठीक है चलो थाने चलते हैं, बात करते हैं क्या समस्या देखते हैं। वहाँ जाके देखते और बात करते, और पढ़े लिखे होने का फायदा मिला, कानून की जानकारी थी, किस प्रकार से सरकारी संस्थाएं काम करती है उसकी जानकारी थी, काम हो गया। तो मतलब ये बड़ी इंडिया की जो राजनीति है, द पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स जो है, गांधी जी से यही चीज आज के राजनेताओं को सीखनी है कि जितना आप लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। कि डेली बेसिस पर लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब जैसे मैं अजमेर में गाड़ी चलाता हूं, अब अगर मैं बाइक चला रहा हूं और मेरे यहां पर पूरा का पूरा रोड ही खुदा हुआ है, तो डेफिनेटली अभी जो सरकार होगी उसको मैं दोबारा वोट तो दूंगा नहीं, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में मेरी गाड़ी का भी नुकसान होता है, मेरी कमर में स्लिप डिस्क होने का भी खतरा है, और मतलब वो खड्डों से नफरत ही है। तो जो राजनेता 5 साल यहां है और 5 साल में कभी सड़क से संबंधित समस्या नहीं होगी, एजुकेशन से संबंधित समस्या नहीं होगी, पीने के पानी से संबंधित समस्या नहीं होगी, बिजली से संबंधित समस्या नहीं होगी, रोजगार से संबंधित समस्या नहीं होगी, उसको क्यों हटाना चाहेगा कोई भी आदमी? चाहेगा काम करता रहे भाई, बढ़िया काम कर रहा है। तो गांधी जी की पॉलिटिक्स जो थी वो ऐसी ही थी कि वो करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के डे टू डे जो लाइफ के प्रॉब्लम है, रोजमर्रा के जो जीवन की समस्याएं हैं, उनके समाधान पर काम करते थे। His was not a loyalty to abstractions. उनकी जो वफादारी है वो कल्पनाओं की वस्तुओं की ओर नहीं थी। It was a loyalty to living human beings. बल्कि ये एक लॉयल्टी थी सजीव लोगों के साथ रहने की। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian. और इन सारी चीजों में अगर हम देखें, उससे भी ज्यादा गांधी जी हमेशा नए और स्वतंत्र भारतीय का निर्माण करने में लगे रहते थे। Who could stand on his own feet, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, thus make India free, और इस तरीके से वह भारत को स्वतंत्र करना चाह रहे थे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण का जब कार्य शुरू हुआ उसके शुरुआती समय में चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज, ये एक व्यक्ति हैं जो अंग्रेज शांतिदूत हैं, who had come a devoted follower of महात्मा गांधी। तो वे जो थे वे एक बहुत ही समर्पित अनुयायी बन गए थे, समर्थक बन गए थे किसके? महात्मा गांधी के। कम टू बिड, बिड का मतलब होता है कहना, अलविदा कहना, है ना, विदा। तो वह अलविदा कहने के लिए आए थे गांधी जी को। बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी, क्योंकि उन्हें अपने ड्यूटी के लिए एक दौरे पर जाना था फिजी आइलैंड्स पे। गांधी जी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrew to stay in चंपारण। गांधी जी के जितने भी वकील दोस्त थे, मित्र थे, वो ये सोचते थे कि बहुत अच्छा रहेगा
अच्छा विचार होगा अगर हम एंड्रयू को चंपारण में ही रखें एंड हेल्प देम, और एंड्रयू जो है हमारी मदद करे। अब यहां पर इन वकीलों के दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, एक अंग्रेज व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, तो इससे लोगों में और लोगों में भी बहुत क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस आएगा और अंग्रेजों में डर का माहौल होगा। लेकिन इस बात पे गांधी जी क्या कहते हैं, एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड, और एंड्रयूज भी यही चाह रहा था अगर गांधी जी सहमति दे देते तो। अगर गांधी जी हां कर देते तो एंड्रयूज वहीं रह जाता और अंग्रेजों के खिलाफ ही गांधी जी का साथ देता। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने पूरा जोर लगाकर इस बात का विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। उन्होंने वकीलों से कहा कि तुम लोग ये सोचते हो कि ये एक अनइक्वल फाइट है, बराबरी की नहीं, गैर बराबरी वाली फाइट है, असमान लड़ाई है, तो ये बहुत ही सहयोगी रहेगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर एक अंग्रेज आदमी हमारी साइड पर हो, हमारी तरफ हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और ये चीज तुम्हारे दिल की कमजोरी को दर्शाता है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ। जो कारण है, जिस कारण से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, वो न्याय संगत कारण है, तुम न्याय के लिए युद्ध लड़ रहे हो। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और तुम्हें आत्मनिर्भर होना होगा, तुम्हें अपने आप पर ही निर्भर रहना होगा टू विन द बैटल, इस युद्ध को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, और तुम्हें एक बैसाखी की तरह नहीं देखना चाहिए कि भाई ये बैसाखी, ये एंड्रयूज जो आके तुम्हारी बैसाखी बन जाएगा और तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा। बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन, केवल इसलिए क्योंकि वह संयोग से एक अंग्रेज व्यक्ति है। ये तुम्हारे अंदर की तुम्हारी आंतरिक डर को, तुम्हारे आंतरिक भय को दिखाता है, उसको दर्शाता है। ही हैड रेड आर माइंड्स करेक्टली, गांधी जी जो है हमारे दिमागों को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे थे। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और गांधी जी की इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, और इस तरीके से गांधी जी ने हमें एक सबक सिखाया, एक पाठ सिखाया आत्मनिर्भरता का या स्वावलंबन का। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, अगर आप देखोगे तो तीनों चीजों आपको अलग अलग लगेगी, लेकिन आप समझोगे, आप महसूस करोगे तो आपको लगेगा ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ठीक है, तो भैया फटाफट से जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो। देखो आज अपन ने बात की थी, चैप्टर खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म कर लिया अपन ने, कल अपन इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक नहीं किया है तो प्लीज पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा। एंड कल मिलेंगे एमसीक्यूज के साथ, कल इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे और सब लोग चैप्टर पढ़ के आएंगे, सब लोग वर्ड मीनिंग तैयार करके आएंगे। चैप्टर का ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका मीनिंग आपको हिंदी में ना पता हो, या हिंदी का ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ आपको इंग्लिश में ना पता हो, खास करके इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।